यामी और नमित की मस्ती। अब तक आपने पढ़ा, यामी राहुल और नीति से बात कर रही थी। चिराग और उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। चिराग यामी को बेबी बोल देता है। यामी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है। जो भी यामी की आंखों में देखता वो यामी के कंट्रोल में आ जाता है। यामी चिराग और उसके फ्रेंड्स के शरीर और दिमाग पर कंट्रोल पा लेती है। यामी से वो शक्तियाँ काबू में नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से यामी बेहोश हो जाती है। यामी की बेहोश होने की बात सुनकर नमित वहाँ आ जाता है। यामी को मेडिकल रूम में भर्ती करवाने पर डॉक्टर बताते हैं स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई है। मेडिकल रूम में यामी को पता चलता है उसके दोबारा जन्म लेने के बाद उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है। जब यामी को होश आता है, नमित उसे थोड़ा डांटता है, फिर घर लेकर जाता है। इधर राहुल को शक हो जाता है यामी नमित से प्यार करने लगी है। अब आगे नीति ने राहुल से कहा, यामी नमित के साथ वापस से फ्रेंडशिप कर ली। अब आगे नीति ने राहुल से कहा, यामी नमित के साथ वापस से अपनी फ्रेंडशिप कर ली है। अब नमित के साथ अच्छे से बिहेव करने लगी है। यामी हॉस्पिटल से आने के बाद उस चिराग से दूर रहने लगी है। नमित को वापस से अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। नमित यामी से प्यार करता था। यामी के बुरे बिहेवियर से नमित कितना हर्ट होता होगा, लेकिन अच्छा है उस हादसे के बाद यामी सही गलत में फ़र्क देखना सीख गई है। राहुल इसकी बात में सिर हिला देता है। फिर राहुल ने मन में सोचा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यामी को प्यार हो गया है। उसका नमित के साथ बिहेवियर और हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है। यामी नमित से प्यार करने लगी है। काश ये मेरी कोई गलतफहमी ना हो। राहुल और नीति क्लास की ओर चले जाते हैं। इधर नमित यामी को अपनी कार में बिठाता है। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर यामी के घर की तरफ कार चलाने लगता है। यामी नमित को गौर से देख रही थी। अचानक उसे कुछ याद आता है। यामी नमित की बाजू पकड़कर अपना चेहरा बच्चे की तरह रब करते हुए बोली, नम, मुझे घर नहीं जाना, तुम प्लीज़ मुझे आज कहीं घुमा दो। यामी की बात सुनकर नमित बोला, क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें आज घूमने जाना है, वो भी मेरे साथ? नमित की बात बीच में काटते हुए यामी बोली, आज मॉम डैड घर आने वाले हैं बिजनेस ट्रिप से। तुम जानते ही हो, अगर मॉम डैड को पता चला कि मैं स्कूल से जल्दी आ गई, वो दोनों मुझे डांटना शुरू कर देंगे। ये सुनकर नमित को भी सब समझ में आ जाता है। असल में नमित यामी के मॉम डैड की असलियत जानता था। उसने बस यामी को हर्ट ना हो इसलिए उसके मॉम डैड की सच्चाई नहीं बताई। नमित को पता है बिजनेस ट्रिप के बहाने क्लब में जुआ खेलने गए हैं। वो लोग यामी के सामने अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यामी की शादी अग्रवाल फैमिली में होने वाली है। अगर यामी को पता चला वो लोग जुआ खेलते हैं तो यामी कभी भी उनकी फाइनेंशियली मदद नहीं करेगी। इसलिए वो लोग यामी से हमेशा बिजनेस ट्रिप की बहाना बनाकर जाते थे। घर पर यामी को हमेशा दबा कर रखते हैं। यामी की चिराग के करीब जाने का कारण भी उसके मॉम डैड है। उसके बाद नमित अपनी सोच से बाहर आकर कार को मॉल की तरफ घुमा लेता है। नमित बोला, यम, तुम्हें आज मैं शॉपिंग करवाता हूँ। ये सुनकर यामी बच्चों की तरह खुश हो जाती है, क्योंकि शॉपिंग करना, मूवी देखना और गेम खेलना उसका फेवरेट काम है। थोड़ी देर बाद हेलन मॉल के सामने नमित की कार आकर रुकती है। नमित यामी से बोला, यम, तुम मॉल में चलकर शॉप चूज़ करो, कौन से शॉप में शॉपिंग करनी है, तब तक मैं कार पार्क करके आता हूँ। उसके बाद यामी कार से उतरकर मॉल के एंट्रेंस की तरफ चली जाती है। इधर नमित अपनी कार हेलन मॉल की पार्किंग में पार्क करने चला जाता है। यामी मॉल के अंदर जा रही थी। वो इधर उधर देख रही थी। अचानक यामी किसी से टकरा जाती है। जब यामी गिरने वाली थी, किसी ने यामी को हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। यामी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद जब यामी को दर्द महसूस नहीं होता, यामी अपनी आंखें खोल कर देखती है। उसके सामने एक हैंडसम ब्लैक टक्सीडो सूट पहने एक लड़का खड़ा था। वो लड़का भी गौर से यामी को ही देख रहा था। उस लड़के को यामी का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। उस लड़के ने मन में सोचा, क्या ये वही है जिसे पूरा परिवार ढूंढ रहा है? वो अभी अपनी सोच में गुम ही था। अचानक उसके कानों में यामी की आवाज़ आई। यामी बोली, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं?
ये सुनकर उस लड़के ने यामी को सीधा खड़ा कर वहाँ से जाने लगता है। दोबारा यामी के पीछे से आवाज़ आई, थैंक यू। इतने में वहाँ नमित आ जाता है। यामी को चेक करते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम सुबह ही बेहोश हो गई हो, फिर भी ध्यान से नहीं चल सकती। अभी गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती ना। जब उस लड़के ने यामी का थैंक यू सुना, वो यामी की तरफ मुड़कर देखने लगा। तभी उसके कानों में नमित की आवाज़ आई। पता नहीं क्यों पर उसे यामी के बेहोश होने की बात बुरी लगी। फिर भी ये सही समय नहीं था, इसलिए वो लड़का वहाँ से चला गया। जब यामी गिरने वाली थी तभी नमित भी आ गया था। नमित और यामी की दूरी बहुत ज़्यादा थी। फिर नमित उस लड़के को यामी को घूरते हुए देखता है तो उसे बहुत जलन होती है और गुस्से में उसकी मुट्ठी कस जाती है। फिर खुद को कंट्रोल करके यामी के पास पहुंचता है। उसके बाद यामी और नमित शॉपिंग करने चले जाते हैं। थोड़ी देर में यामी लेडीज़ शॉप में जाकर बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है। शॉपिंग बैग्स नमित के दोनों हाथों में भर गए थे, फिर भी वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक यामी को टेडी बियर की शॉप दिखती है। वो नमित को अपने पीछे आने का बोलकर टेडी बियर की शॉप में घुस जाती है। उसके बाद वो पिंक कलर का बड़ा सा टेडी बियर खरीद लेती है। जब वो टेडी बियर नमित को देने के लिए पीछे घूमकर नमित को देखती है, वो हैरान हो जाती है क्योंकि इस वक्त नमित के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। ये देखकर यामी को गिल्टी फील होता है। उसके बाद यामी टेडी बियर खुद पकड़कर उसे रेस्टोरेंट की तरफ लेकर चली जाती है। नमित बोला, यम तुम चलो और हमारे लिए टेबल चूज़ करो। तब तक के लिए मैं स्टाफ से कहकर सारा सामान कार तक पहुंचाता हूँ, फिर मैं भी आ जाता हूँ। इतना सामान साथ लेकर तो नहीं घूम सकते ना। ये सुनकर यामी हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो शैडो गार्ड्स नमित को प्रोटेक्ट करने के लिए नमित के पीछे थे, वो सब बाहर आते हैं। फिर नमित सारे शॉपिंग बैग्स उन गार्ड को दे देता है और उन्हें कार में रखने को बोल जिधर यामी गई थी उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है। नमित रेस्टोरेंट में पहुंचता है और देखता है कि यामी ने बहुत सारा खाना मंगवा लिया है। उसका इंतज़ार किए बिना ही सारा खाना ख़त्म करने लगी है। ये देखकर नमित अपना सिर ना में हिलाते हुए यामी के पास जाकर बैठ जाता है। इधर आसपास के टेबल पर बैठे कपल ने यामी को इतना सारा खाना मंगवाते देखा। बहुत सारे लोग आने वाले होंगे। जब उन लोगों ने यामी को अकेले खाना खाते हुए देखा, अपना खाना खाना ही भूलकर यामी को हैरानी से घूरने लगे। जब नमित को आते देखा, उन्होंने सोचा शायद कोई और भी आने वाला है। नमित चुपचाप टेबल पर जाकर बैठ गया और फिर जो लोग यामी को घूर कर देख रहे थे, नमित ने उन्हें घूर कर देखा। सब ने वहाँ से नज़र हटा ली और अपने काम में बिजी हो गए। यामी ने लगभग खाना ख़त्म कर लिया था। अचानक उसे नमित की याद आई। वो अपना सर उठाकर सामने देखा तो हैरान हो गई क्योंकि नमित उसे ही देख रहा था। फिर यामी ने टेबल पर खाने को देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया क्योंकि 5 लोगों का खाना यामी ने अकेले ही लगभग ख़त्म कर दिया था। उसका लाल चेहरा देखकर नमित को हंसी आ रही थी। उसने हंसने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हंसा यामी उसका मर्डर ही ना कर दे। ये सोचकर उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में किया और बोला, कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है, मैं इतने में ही काम चला लूँगा। ये सुनकर यामी अपना चेहरा नीचे करते हुए धीरे से बोली, तुम कुछ और मंगवा लो, ये भी मैं ही खा लूँगी। तुम्हें मेरा झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। यामी की बात सुनकर नमित यामी को घूर कर देखने लगता है और मन में बोला, भुक्कड़ कहीं की झूठी, सारा खाना खुद खाना चाहती है, इसीलिए मुझे खाना ना देने के लिए बहाने बना रही है। फिर भी उसने सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं सैलेड मंगवा लूँगा, तुम खा लो। उसके बाद उसे वेटर को इशारा किया और सैलेड ऑर्डर कर दिया। वो वेटर भी बेचारा यामी को हैरानी से घूर कर देखता है और सोच रहा था, इतनी पतली लड़की में इतना सारा खाना कहाँ गया। जब यामी को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई, यामी ने सर उठाकर देखा तो वेटर उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। एक बार के लिए यामी शर्मा गई, फिर अपनी बेशर्मी में आते हुए बोली,
क्या घूर कर देख रहे हो? अगर तुम्हारी नज़र से मैंने खाना खाना बंद कर दिया, फिर देखना मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट की नौकरी से निकलवा दूंगी। यामी की धमकी से वेटर डर गया और वहाँ से जल्दी से चला गया। इधर नमित को अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगा जैसे यामी वहाँ मौजूद ही ना हो। यामी की नज़र जब नमित पर पड़ी, उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गई नमित को उस पर हंसी आ रही है। अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर यामी की आंखें छोटी हो जाती है। वो आंखें छोटी करके नमित को घूरने लगती है। नमित भी अंदर ही अंदर डर रहा था। वो पकड़ा ना जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहा था यामी को उस पर शक ना हो। वो उस पर हंस रहा है। इतने में ही दूसरा वेटर नमित का खाना लेकर आ गया। यामी भी नमित को इग्नोर करके बाकी का बचा हुआ खाना खाने लगती है। नमित और यामी खाना ख़त्म करने के बाद मूवी देखने चले जाते हैं। जब वो लोग मूवी टिकट के लिए लाइन में खड़े थे, एक लड़कियों का ग्रुप आपस में बात कर रहा था। यार देखना, क्यूट बंदा है ना? तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ यार सच में, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। तभी तीसरी लड़की बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा उसके साथ एक लड़की भी है? तभी पहली लड़की बोली, क्या हुआ, उसकी बहन या दोस्त भी हो सकती है। जब यामी के कानों में ये सब बातें पड़ी, वो इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ ही दूरी पर लड़कियों का ग्रुप उनकी तरफ देखकर ही बातें करता हुआ दिखा। जब यामी ध्यान से उन लड़कियों को देखती है और बातें सुनती है, वो देखती है कि वो लोग उनकी तरफ देखकर ही बातें कर रहे हैं। ये देखकर वो उन लड़कियों की नज़रों का पीछा करती है तो देखती है नमित को उसने आज जो नए सनग्लासेस पहनाए थे, उसकी वजह से उसका लुक चेंज हो गया था। आज उसकी हेयर स्टाइल भी चेंज की थी, इसलिए वो आज क्यूट और हैंडसम लग रहा था। कुछ लड़कियों के ग्रुप के द्वारा नमित की तारीफ़ किए जाने के कारण यामी का नमित को कहीं छुपा देने का मन कर रहा था। उसे उन लड़कियों पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इसलिए उसने नमित का हाथ कसकर पकड़ा और घूरकर उन लड़कियों को देखने लगी। इधर नमित मूवी टिकट काउंटर के पास पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था। जब उसे यामी के हाथों की पकड़ अपने हाथ पर महसूस हुई, नमित ने यामी की तरफ देखा। यामी को किसी को घूरते से घूरता हुआ देखा। उसने यामी के नज़रों का पीछा किया। उसने देखा एक लड़कियों का ग्रुप जो कि उसे देखकर ही स्माइल कर रहा था। सारी लड़कियां अपने अदाएं दिखा रही थी, जैसे उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर नमित को समझने में देर नहीं लगी। ये सारी लड़कियां उस पर लाइन मार रही है, इसलिए यामी उन्हें गुस्से से देख रही है। ये देखकर नमित को इतनी खुशी होती है। वो अगर पब्लिक में नहीं होता तो वो नाचने लगता। उसने छोटी सी उम्र से ही अपने नाना जी के साथ मिलकर बड़ी बड़ी कंपनी की डील करी थी। उसे आज तक इतनी खुशी कभी भी महसूस नहीं हुई जितनी उसे यामी की जलन देखकर हो रही थी। वो गौर से यामी को देखने लगा। जब यामी को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई, यामी ने सर उठाकर नमित की तरफ देखा। नमित उसे ही प्यार से देख रहा था। ये देखकर यामी कंफ्यूज हो गई। नमित ने उसका कन्फ्यूजन समझकर कुछ कहने के बजाय एक नज़र यामी को देखा, दूसरी बार उस लड़कियों के ग्रुप को। यामी को सारी बातें समझ में आ जाती है। वो शर्म के मारे सामने मुंह करके खड़ी हो जाती है। इतने में उनका मूवी टिकट उन्हें मिल जाता है, इसलिए यहाँ से सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी सीट पर बैठकर मूवी स्टार्ट होने का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब मूवी स्टार्ट होती है, कुछ देर तक उन्हें अच्छी लग रही थी। उसमें फाइटिंग सीन वगैरह आए थे। जब मूवी एंड पर आती तभी एक किसिंग सीन आता है। उसे देखकर नमित और यामी दोनों ने शर्म के मारे इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तभी दोनों की नज़र अपने सामने साइड पर बैठे कपल पर गई जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर यामी और नमित इतने में जल्दी से नज़रें हटा लेते हैं और दूसरी साइड के उन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। उनकी नज़रें मिलते ही नमित शर्म की वजह से नीचे अपने फ़ोन में देखने लगा। ये देखकर यामी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अचानक यामी को एक शरारत सूझी। यामी ने बेशर्मी से नमित के गालों पर बेबी किस कर दिया। अचानक यामी के किस करने से नमित फ्रीज हो गया। नमित ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि यामी उसे कभी किस भी करेगी, चाहे गाल पर ही क्यों ना हो। लेकिन दोनों की पहली किस उसे महसूस करते हैं नमित स्वर्ग में पहुंच गया। थोड़ी देर में मूवी ख़त्म हो गई और सभी बाहर चले गए। नमित अभी भी स्टैचू बने वहीं पर जमा बैठा था।
जब यामी ने देखा नमित ने अभी भी पलकें नहीं झपकाई है, ये देखकर उसे भी थोड़ी शर्म आ जाती है। उसने सर झटक कर नमित को हिलाते हुए कहा, यही सिनेमा हॉल में रहना है क्या, या फिर घर भी चलना है? ये सुनकर नमित होश में आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो सपना देख रहा है और यामी ने उसे कोई किस नहीं किया। ये देखकर वो यामी को अजीब नज़रों से देखने लगा। यामी झुंझलाहट से बोली, तुम्हारे गाल पर एक बेबी किस किया है, उसका इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यामी की बेशर्मी देख और यामी की बात सुन नमित शर्म से पानी पानी हो जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी चल के सिनेमा हॉल से बाहर आ गया। फिर वो लोग कार में बैठकर यामी के घर की तरफ चल पड़े। जब नमित और यामी घर पहुंचते हैं तो नमित बोला, तुम घर के अंदर चलकर रेस्ट करो, तुम थक गई होंगी, सुबह बेहोश हो गई थी। वैसे भी तुम्हें हॉस्पिटल से आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए, इसलिए तुम घर के अंदर जाओ, तब तक कार पार्क करके शॉपिंग बैग लेकर आता हूँ। उसके बाद यामी कार से उतरकर घर के अंदर चली गई। यामी घर के दरवाजे पर पहुंची, उसे घर का गेट खुला हुआ मिला। उसने सोचा उसके भैया घर पर आ गए होंगे और वो भैया पुकारती हुई दौड़ती हुई लिविंग रूम में पहुंची। उसके सामने उसके मॉम डैड बैठे थे। इस वक्त यामी के हाथ में पिंक टेडी बियर था, उसका स्कूल बैग भी नहीं था। ये देखकर उसकी सौतेली माँ किरण और उसके डैड को बहुत गुस्सा आया। उसके डैड ने उसकी माँ को इशारा कर दिया, खुद चुपचाप बैठकर मोबाइल चलाने लगे। उसकी माँ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और टेडी बियर छीनकर ज़मीन पर फेंकते हुए बोली, अभी तुम एडल्ट भी नहीं हुई और किसके साथ आवारा घूम के आई हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी अग्रवाल खानदान में होने वाली है। हमारी इज्जत की चिंता ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम अग्रवाल का नाम तो खराब मत करो। ये देखकर वो यामी को थप्पड़ मारने ही वाली थी, इतने में ही 2 आवाज़ एक साथ आई। जब किरण ने उधर देखा, उन्हें नमित और अनिल हाथ में शॉपिंग बैग लिए खड़े दिखे। वो यामी को गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम लोग मुझे रोक रहे हो? लड़की स्कूल जाने के बजाय पता नहीं किसके साथ कहाँ घूम रही है। मुझे चिराग ने सुबह फ़ोन किया कि यामी बेहोश हो गई है, इसलिए हम दोनों इसकी चिंता में घर आ गए और ये महारानी बेहोश होने का नाटक करके पता नहीं किसके साथ घूम रही थी, इसलिए हम दोनों इसकी चिंता में घर आए और ये महारानी बेहोश होने का नाटक करके पता नहीं किस लड़के के साथ घूम रही थी। हमारी इज्जत का ख्याल ना करे कोई बात नहीं, पर कम से कम अग्रवाल की इज्जत ना खराब करे। वो ये सब नमित को देखकर बोल रही थी, नमित के सामने ही दिखाना चाहती थी वो उसके परिवार की चिंता करती है। सबसे पहले नमित और अनिल ने किरण जी की बात सुनी। उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खुद को शांत किया और बोले, ये हमारे साथ गई थी। छोटी, क्या हमारे साथ भी आवारागर्दी करने गई थी? इसका मतलब हम भी आवारागर्दी करने जाते हैं? नमित अपने दांत पीसते हुए बोला। ये सुनकर यामी के मॉम डैड का सर शर्म से झुक जाता है। फिर एक दूसरे को देखते हुए बोले, हम थक गए हैं, हम अपने रूम में जा रहे हैं। यामी खड़ी खड़ी रो रही थी। उसे रोते देख अनिल शॉपिंग बैग वहीं पर रख जल्दी से यामी को हक करके उसका सर सहलाते लगता है। लेकिन यामी रोते हुए यामी छोटे बच्चे की तरह मासूम से आवाज़ में बोली, भैया ये आवारागर्दी क्या होता है? मॉम डैड मेरे साथ हमेशा ऐसे बातें क्यों करते हैं? कभी मुझसे प्यार से क्यों बात नहीं करते? ये सुनकर अनिल को भी बुरा लगता है और नमित को भी बुरा लगता है। यामी बस उन दोनों को दिखाने के लिए ही रो रही थी। असल में तो उसका मन कर रहा था वो अपने मॉम डैड को यही मार दे अपनी आंतरिक शक्ति से, पर उसे ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर वो ऐसा करती इस शक्तियों का राज खुल सकता था। इसी तरह दुखी होने का नाटक किया। थोड़ी देर तो उसके बाद अनिल उनके चेहरे को हाथ से पकड़कर बोला, छोटी तू तो समझदार है ना, मॉम डैड को तो बस तुम्हारी चिंता थी, इसलिए उन्होंने तुम पर गुस्सा किया और तुम्हें थोड़ा सुना भी दिया। देखो वो तुम्हारे बेहोशी के बारे में सुनकर जल्दी से आ गए। ये सुनकर यामी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और बोलती है, भैया मैं समझ गई, मॉम डैड मेरी चिंता करते हैं। कोई बात नहीं भैया, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसके बाद यामी अपने रूम में चली जाती है। नमित और अनिल एक दूसरे को देखते हुए ना में सिर हिलाते हैं। उन्हें पता था कि किरण जी और मुकुल जी पूरी तरह चिराग के कब्जे में हैं। जब तक चिराग उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने का वादा कर रहा है, तब तक किरण जी और मुकुल जी हमेशा चिराग का ही साथ देंगे। आज उन्हें चिराग ने ही यामी को डांटने के लिए उकसाया था। इधर मुकुल जी और किरण जी अपने रूम में आकर किरण जी मुकुल जी से बोली,
आज मैं उस अनाथ लड़की को अच्छा सबक सिखाती, पर पता नहीं ये दोनों बीच में कहाँ से आ गए। ये सुनकर मुकुल जी किरण जी को घूर कर देखते हैं और बोले, आइंदा इस घर में इस शब्द का यूज़ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर किरण जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किरण जी गुस्से में बोली, क्यों ना यूज़ करूँ? ना वो आपकी बेटी है, ना ही वो आपकी पहली वाइफ की बेटी है, तब अनाथ नहीं तो क्या है? ये सुनकर मुकुल जी किरण जी का गला पकड़कर बोले, क्योंकि मैंने अपनी मरी हुई बेटी को गायब करवा कर इसे अपने माँ बाप के नज़रों के सामने चोरी करके अपनी बेटी बनाया था, वो भी सिर्फ अग्रवाल खानदान की जायदाद हासिल करने के लिए। इसलिए अगर आइंदा कभी भी मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना कि ये अनाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बात अगर किसी को पता चली तो मैं जेल जाऊंगा, वो अलग, उसके साथ ही अग्रवाल खानदान की पूरी जायदाद मेरे हाथों से निकल जाएगी। तुम्हें पता है कि अग्रवाल खानदान की सारी जायदाद इस लड़की के हस्बैंड के नाम होने वाली है, चाहे वो चिराग हो या नमित, मेरे लिए दोनों एक है। जब तक ये मेरी बेटी रहेगी तब तक अग्रवाल खानदान की जायदाद मेरी रहेगी। तुम्हें नहीं पता, पर उस जायदाद के लिए मैंने अपनी वाइफ को तक मार डाला। इसलिए आइंदा कभी भी मेरे सामने ज़बान खोली तुम्हें भी मार दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बस रखेल हो, वाइफ नहीं। तुम्हें भी पता है मैंने तुम्हें जो रखा है। ये सुनकर किरण जी डर के मारे कांपने लगी। इस दुनिया में किसी को भी मुकुल जी का असली चेहरा नहीं पता था। किरण जी जानती हैं मुकुल कितना लालची और ख़तरनाक इंसान है, वो उसके लालच में कुछ भी कर सकता है। उन्हें पता है मुकुल जी ने अपने लालच में कितने गुनाह किए हैं, वो भी इन गुनाहों की भागीदार रही है। इसलिए वो जल्दी से मुकुल जी से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुकुल, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो? वैसे भी तुम्हारे क्राइम की पार्टनर हूँ। किरण जी और मुकुल जी को ये नहीं पता था कि बाहर कोई खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा है। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। उसने किरण जी के द्वारा कही गई बातें तो नहीं सुनी, मुकुल जी ने जो कुछ कहा वो सब सुना था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि नमित था। उस समय हैरानी का ठिकाना नहीं था। यामी मुकुल अंकल और मीता आंटी की बेटी नहीं है? इसका मतलब मुकुल अंकल की बेटी मरी हुई पैदा हुई थी और आंटी सबको ये बात बताना चाहती थी। मुकुल अंकल ने उन्हें मार दिया। ये अग्रवाल परिवार की जायदाद पर अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं, इसलिए तो ये लोग चिराग का साथ दे रहे हैं यामी से शादी करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो कभी उनका साथ नहीं दूंगा। ये सोचते हुए नमित नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। अनिल ने उसे कॉफ़ी पीने के लिए रोका था, इसलिए सोफे पर बैठकर सोचने लगता है, अगर यामी मुकुल अंकल और मीता आंटी की बेटी नहीं है, फिर वो किसकी बेटी है? लगता है अब उसे पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मुकुल अंकल के बारे में एक बात और नोटिस करने वाली है। मुकुल अंकल 17 साल से जुआ खेलते आ रहे हैं, कभी कभी ही उस जुए में जीते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है तो जुआ खेलने का पैसा उनके पास कैसे आता है? ये सब सोचते हुए नमित की आंखों में नफरत, बदले की भावना, दुख और दर्द सब दिखाई देने लगता है। नमित को यामी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि यामी को जन्म देते ही उसके माँ बाप से अलग होना पड़ा। यामी के असली माँ बाप कौन है और क्या नमित यामी के माँ बाप को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड सुने। तब तक के लिए बाय बाय।